नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आखिरी जो लेक्चर अपना डाला था यूट्यूब पे, वो था हमारा मूल अधिकार। वहाँ पे हमने मूल अधिकार से संबंधित चीज़ों को देखा था, बहुत बेसिक समझने की कोशिश की थी। आज मूल अधिकार के अंतर्गत हम अपने पहले अधिकार को देखेंगे, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के पहले भी हम अनुच्छेद 12 व 13 को विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि 12 और 13 का विशेष महत्व है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे राज्य शब्द से तात्पर्य किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, बल्कि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, बृहद कॉन्सेप्ट में इस राज्य शब्द को यहाँ पे लिया गया है। जब मैं यहाँ पे राज्य कहूँगा तो इसका तात्पर्य होगा संसद, केंद्र सरकार, विधानसभा या राज्यों की सरकार या ऐसी अन्य अथॉरिटी जिसके पास आदेश हो, जिसके पास अधिकार होगा कि वह आदेश, उपनियम आदि को बना सकते हैं या निर्गत कर सकते हैं। इन सब के संदर्भ में यहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जहाँ भी राज्य शब्द आएगा उसका तात्पर्य हम किसी स्टेट से नहीं लगाएंगे, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या अन्य अथॉरिटी से उसको हम लेंगे उस अर्थ के अंतर्गत। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक स्लाइड बनाई है, आप इसको चाहें तो पूरी तरह से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुच्छेद 12 में हमने राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी, भारत के अन्य देश में बसे दूतावास, LIC, SBI, सेबी आदि को हमने यहाँ पे इसके अंतर्गत रखा हुआ है। अब हम जब भी मूल अधिकार के अंतर्गत या संविधान में कहीं भी राज्य शब्द को पढ़ेंगे तो वहाँ पे राज्य शब्द को हमको इतने व्यापक ढंग से समझना है। अनुच्छेद 13 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 में 4 उपबंध हैं, 1, 2, 3, 4 करके। चौथा उपबंध जो था मूल संविधान का भाग नहीं था, बल्कि इसको 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से डाला गया। अगर हम अनुच्छेद 13 को देखें तो अनुच्छेद 13 का एक अनुच्छेद है हमारा, वो उन कानूनों के बारे में प्रावधान कर रहा है जो कि संविधान बनने के पहले निर्मित हो गए थे, और उनके बारे में ही वह डिस्कशन करता है। और अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि यदि ऐसी विधि जो संविधान निर्माण के पहले बनाई गई थी और मूल अधिकार से असंगत पाई जाती है तो मूल अधिकार द्वारा उसको आच्छादित कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यह जो है ऐसी विधि के बारे में चर्चा कर रहा है जो कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व बनी थी, उसके बारे में डिस्कशन करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो 13(2) है। 13(2) ये कहता है, अब यहाँ पे देखिएगा शब्द क्या यूज होगा, राज्य। राज्य ऐसी किसी विधि को नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। और इस विधि का तात्पर्य क्या है, इसको डिफाइन किया गया है 13(3) में डिफाइन किया गया है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करती हो। और यदि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य समझी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए कोई एक कानून बनाया गया, उसका जो प्रावधान मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है उस प्रावधान को हटा दिया जाएगा, उसको न्यायपालिका के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे प्रावधान को जब न्यायपालिका हटाएगी तब यह भी देखेगी कि विधि जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, कहीं उस विधि का उद्देश्य ही तो समाप्त नहीं हो जाता है। यदि उस प्रावधान को हटाने से विधि अपनी मूल भावना को खो देती है तो पूरे कानून को हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो 13(2) जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन की
शक्ति प्रदान कर रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया कि विधि का क्या तात्पर्य है और विधि के अंतर्गत क्या क्या लिया गया। तो देखिए, संसद द्वारा पारित अधिनियम। इसी 13(3) में हम राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम को ले सकते हैं। अध्यादेश, विनियमन, विज्ञप्ति व नियम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए पूरा। तो 13(3) में आपसे यहाँ पे मध्य प्रदेश पीएससी 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा पूछ सकती है कि जो 13(3) में विधि शब्द को डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो याद रखिएगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, विज्ञप्ति, नियम। संसद अध्यादेश किसका किसका, तो याद रखिएगा अध्यादेश जो होगा राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल के द्वारा जो जारी किया जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत, उसको भी विधि शब्द के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे एक बड़ा विवाद रहा और इस विवाद को हमने अपने पिछले लेक्चर में डाला हुआ है। मूल अधिकार में संशोधन को लेकर जो विवाद रहा है कि क्या 13(3) में जो विधि है वह अनुच्छेद 368 के तहत आती है। इसको लेके लंबा विवाद रहा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया जिसमें कह दिया गया कि 368 जो है एक संवैधानिक कानून से संबंध रखता है, इसलिए यह जो है 13(3) के अंतर्गत नहीं आता है। आज की स्थिति भी यही है। केशवानंद में इस 24वें संविधान संशोधन 1971 को मान्यता प्रदान की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि निश्चित रूप से अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान के किसी भाग का संशोधन कर सकता है और ऐसा संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे कि 13 जो हमारा 368 है वो जो है हमारे जो 13(3) के बीच का विवाद रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और 368 को 13(3) में प्रभावशाली मान लिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यह साधारण विधि के लिए बताया गया है। यहाँ पर जो ये विधि शब्द का यूज किया गया है एक साधारण विधि के लिए बनाई गई है और साधारण विधि के माध्यम से मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता है या न्यून या कम नहीं किया जा सकता है। तो ये 12 और 13 अनुच्छेद थे हमारे जो समझने की बात थी। मैंने कहा कि ये एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 13(4) और इसके माध्यम से जो विवाद चल रहा था लगातार उसको समाप्त कर दिया गया और कह दिया गया कि भारत जो 13(4) में ये स्पष्ट कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 13(3) के अधीन नहीं आता है। और आज की स्थिति ये है कि भारत की संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। देखिए 24वां संविधान संशोधन किया गया और इसके बाद संसद ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था हमारा अनुच्छेद 2 जगह वर्णित था, अनुच्छेद 19(1)(f) में वर्णित था, अनुच्छेद 31 में वर्णित था, इसको यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। आज की डेट पे जो संपत्ति का अधिकार है वह एक विधिक अधिकार के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करके बैठा हुआ है 300A में। तो ये था हमारा संविधान का अनुच्छेद 12 व 13। एक बार फिर से समराइज करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया और इस राज्य के अंतर्गत एक बृहद व्याख्या की गई। कहा गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सेवी या भारत के बाहर जितने भी दूतावास हैं उनको सबको राज्य के अंतर्गत दायरे में लाया गया या ऐसी अन्य अथॉरिटीज़ को लाया गया जिसके पास आदेश देने की शक्ति प्राप्त है जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो इन सबको राज्य शब्द के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें 4 सब क्लॉज थे। 13(1) जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि संविधान निर्माण के पूर्व या स्वतंत्रता के पूर्व के जो कानून हैं यदि मूल अधिकार से असंगत पाए जाते हैं तो मूल अधिकार द्वारा उनको आच्छादित कर लिया जाएगा। 13(2) में
ये कहा गया कि कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है जो मूल अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। 13(3) में इसी कानून या विधि की व्याख्या की गई कि विधि का क्या तात्पर्य है। और 13(4) जैसे मैंने कहा कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें जो विवाद चला रहा था उसको विवाद समाप्त करने की कोशिश की गई और यह कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 13(3) के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हमारा था 12 और 13 समझने की बात आज। अब यहाँ से हम आते हैं समानता के अधिकार को। देखिए, सबसे पहली बात कि भारत में वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें से पहला फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार को पहला ही मूल अधिकार क्यों बनाया गया, यहाँ इसका भी समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर होता है इक्वेलिटी और इसी समानता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने पहला मूल अधिकार जो बनाया, समानता के अधिकार को बनाया और इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद को रखा गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। यहाँ पे ये ध्यान देने बात है कि अनुच्छेद 14 जो है एक विशिष्ट प्रिंसिपल को बताता है जो समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए बात कर रहा है। 15, 16, 17, 18 इसके विशिष्ट उदाहरण को बताते हैं। मतलब कहने का है सैद्धांतिक पक्ष जो है अनुच्छेद 14 बता रहा है और जो शेष अनुच्छेद हमारे हैं 15, 16, 17, 18 ये जो है इसके विशिष्ट उदाहरण बता रहे हैं। इसका उद्देश्य जो है पूरे 5 अनुच्छेदों का समाज में समानता को स्थापित करना है और यह हर प्रकार की विभेद को, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह के विभेद की मनाही करता है। अनुच्छेद 14 में 2 चीज को कहा गया। अनुच्छेद 14 को जब हम पढ़ें तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 15 और 16 जब हम पढ़ेंगे तो 15 और 16 को पढ़ते समय हम भारत के नागरिक शब्द का यूज करेंगे क्योंकि यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जबकि इसके बाद हम अगर 14 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम व्यक्ति शब्द को पढ़ेंगे। हम लोग ने पहले भी देखा था कि व्यक्ति का मतलब क्या होगा, भारत के नागरिक, भारत के गैर नागरिक और तीसरा कंपनीज आ जाएंगी सब। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को रखा गया है। कहने का तात्पर्य 14, 17, 18 यह जो है भारतीयों के साथ साथ गैर भारतीय और भारतीय कंपनियों पर भी लागू होगा, जबकि 15 और 16 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। यहाँ पे समझ लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें अनुच्छेद 14 की बात करें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें 2 फ्रेज का यूज किया गया है। देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें यह कहा गया है कि राज्य अपने व्यक्ति को विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या यह अनुच्छेद सबको मिला है कि इस अधिकार से कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप बाहर रखा गया है? यह कानून के सब पे लागू होगा या कुछ को बाहर रखा गया है? हम देखते हैं इसको आगे। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है ये जो है फ्रेज हम लोग ने यूके की संविधान से लिया है और जो विधियों का समान संरक्षण है इसको हमने यूएसए से उठाया है। विधि के समक्ष समता जो है यह एक तरह से नकारात्मक अवधारणा है और यह जो है और ये जो है एक सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है कि विधि सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सभी लोग एक बराबर हैं। राजा हो या रंक, कोई भी व्यक्ति हो, सबके समक्ष विधि जो है सर्वोच्च होगी और सभी लोग उस कानून से शासित होंगे। इसको कहते हैं विधि के समक्ष समता। जबकि विधियों का समान संरक्षण ये कहता है, यह एक सकारात्मक अवधारणा है और ये कहता है कि विधि अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की विधि व्यवहार करेगी।
इसको ऐसे समझना है कि जो विधि का समान संरक्षण है ये कह रहा है कि जो व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए विकलांग व्यक्ति हैं, तो इस व्यक्ति के लिए अलग टाइप के कानून होंगे। अगर महिला के लिए अलग कानून है, अगर हम देखें समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग तरह के कानून बनाए गए हैं। इसका ये कहना है कि जो व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में रह रहे हैं उनके लिए अलग अलग कानून बनाया जाएगा। इसका और क्या मतलब हो सकता है? इसका ये मतलब भी है कि आप देखिए भारत में जो आयकर लगाया जाता है प्रोग्रेसिव लगाया गया है। कम आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कम टैक्स देने की व्यवस्था है, उससे ज़्यादा वालों को ज़्यादा और ज़्यादा वालों को और ज़्यादा स्लैब के अंतर्गत रखा गया है। परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए इनसे अलग अलग कर वसूल किया जाता है। इसी तरह अगर हम उदाहरण ले लें कि जो अभी हमारा ओलंपिक हुआ उसके बाद पैरा ओलंपिक कराया गया, तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक क्यों कराया गया कि ओलंपिक में शारीरिक रूप से जो पूरी तरह से फिट व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं, और पैरा ओलंपिक में उन लोगों को भाग लेने का मौका दिया जाता है जो शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं, हैंडीकैप हैं, उनको बुलाया जाता है। इसलिए क्योंकि इनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसीलिए इनके प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी अलग अलग कराया जाता है। ये था हमारा विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता के बीच का मुख्य अंतर। ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है, और ये क्यों है आपको देख रहे हैं, विधि के समक्ष समता के तहत इसको रखा गया है। ये डायसी की विचारधारा जो है विधि सर्वोच्च है, उसी से मिलता जुलता विधि के समक्ष समता है। अब इसमें से अनुच्छेद 14 को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 में संविधान का आधारभूत ढांचा इसको घोषित कर दिया गया है। इसलिए अब भारत की संसद अनुच्छेद 14 को किसी भी तरह से संशोधित करने की शक्ति नहीं रखती है। मैंने पहले कहा था क्या इसका अपवाद है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि पूरे फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जिसके कोई अपवाद नहीं बताए गए हैं। वो अनुच्छेद हैं आपके 17 और 24। सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं 17 और 24 जिसके संविधान में कोई अपवाद नहीं है। बाकी जितने अनुच्छेद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सबके कुछ न कुछ अपवाद बताए गए हैं, अर्थात अनुच्छेद 14 के भी अपवाद बताए गए। किसको बाहर रखा गया है अनुच्छेद 14 से? भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, विदेशी राजनयिक जो यहाँ पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को, एमपीज व एमएलए, इन सब को कहीं न कहीं विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है, जबकि एमपीज व एमएलए को जो है आर्टिकल 105 के तहत विशेषाधिकार दिया गया है, और इसलिए ये सब अनुच्छेद 14 का अपवाद माने गए हैं। तो ये हमारा था आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की ओर चलते हैं हम और आर्टिकल 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15 में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 का ही विस्तार है। आर्टिकल 15 जो है अनुच्छेद 14 का विस्तार है, बल्कि ये बताता है कि समानता के अधिकार को कैसे प्राप्त किया जाए। मैंने पहले ही कहा था अनुच्छेद 14 जो है सिर्फ सिद्धांतों की बात करता है, बाकी 15, 16, 17, 18 एक विशिष्ट प्रकार के उदाहरण बताते हैं, और इनका उद्देश्य ये है कि समाज में समता मूलक स्थितियों को पैदा किया जाए या लाया जाए, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 15 ये कह रहा है, अब ये किसको मिला है? सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे हमने शब्द यूज किया है, ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और ये कहता है कि राज्य जो है 5 आधारों पर अपने नागरिकों के साथ विभेद नहीं करेगा। तो ये 5 आधार कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, है ना, और जन्म स्थान, इसके आधार पर यह जो है अपने नागरिकों के साथ विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है, अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर विभेद की मनाही की गई है, जबकि अनुच्छेद 16 जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे 7 आधारों पर विभेद की मनाही की गई है। कहने का तात्पर्य ये है
कि राज्य जो है 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, अर्थात छठे, सातवें, आठवें या अन्य आधार पर नागरिकों के साथ विभेद कर सकता है। और इसको कैसे समझा जाए कि कैसे विभेद कर सकता है? सामान्यतः मान लीजिए कि लिंग के आधार पर विभेद करने की मनाही है। अब ऐसे मान लीजिए किसी दुर्गम जगह पर किसी आर्मी की डिप्लॉयमेंट करनी है, तो वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी ये कह सकती है कि इन पदों के लिए सिर्फ मेल या पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं ये समझ सकती हैं कि वह जो विभेद, उनको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह लिंग के आधार पर विभेद किया गया है, लेकिन यह विभेद जो है एक शारीरिक क्षमता के आधार पर विभेद किया गया है। यहाँ पर लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 15 में टोटल 6 अनुच्छेद हैं, हम ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15 में जो है टोटल 6 अनुच्छेद हैं, और जो पहला और दूसरा ये फंडामेंटल राइट की बात करता है, और जबकि अनुच्छेद 15 का 3, 4, 5 व 6 सब क्लॉज जो हैं ये इसके अपवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये कि सिर्फ पहला और दूसरा, 15 के अंदर कुल 6 उप अनुच्छेद हैं, जो पहला और दूसरा अधिकार की बात करता है, जबकि 3, 4, 5, 6 जो है इसके अपवाद की बात कर रहे हैं। तो पहला तो हमने कहा कि राज्य अपने नागरिकों के साथ 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। इसका दूसरा जो क्लॉज है वो ये कह रहा है कि जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे, मनोरंजन के हो सकते हैं, या कोई स्नानाघाट हो सकते हैं, या कोई पार्क हो सकता है, या कोई होटल हो सकता है, वहाँ पर भी किसी भी तरह की इन 5 आधारों पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, किसी व्यक्ति को सेवा देने के लिए इस बात पर वो मना नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति फलाना जाति का है या फलाने धर्म का है, इसलिए उसको उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति होंगी वह सभी के लिए खुली होंगी, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी के साथ विभेद नहीं करेगा इन 5 आधारों पर। कौन से 5 आधार हमने डिस्कस किया? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व वंशक्रम के आधार पर विभेद नहीं करेगा। देखिए हमने यहाँ पे, आप लोग स्लाइड ले सकते हैं कि मैंने स्पष्ट लिख दिया। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, अनुच्छेद 15 को समझाइए, या अनुच्छेद 15 में किन 5 आधारों पर विभेद की मनाही की गई है। तो ये जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद की मनाही की गई है। अनुच्छेद 15(2) इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। देखिए हमने आपको डिस्कस कर दिया है, सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कोई कुआं है, तालाब है, स्नानाघाट है, सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी को ना तो राज्य ना व्यक्ति इस धर्म, जाति आदि के आधार पर उसका उपयोग करने से रोकेगा नहीं। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, अनुच्छेद 15 जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी अपवाद बताए गए हैं। अपवादों की चर्चा अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 में की गई है। देखिए 15(3) जो है स्त्रियों और बालकों के लिए कहता है कि जो अनुच्छेद 15(1) और 2 जो है कहता है कि अनुच्छेद 15(1) और 2 जो है वह राज्य को रोकेगा नहीं यदि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की कोशिश करता है या चाहता है तो वह कर सकता है, और ऐसा करने में 15(1) और 2 इसके आड़े नहीं आएगा। इसी तरह 15(4) कहता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष उपबंध करने की बात करता है, और कहाँ पे करेगा? जो कि शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हों। ध्यान ये रखना है कि जब मूल संविधान बना तो सिर्फ अनुच्छेद में 3 प्रावधान थे, 15(1), 15(2), 15(3). ये जो चौथा अनुच्छेद आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको जो है पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये क्या कर रहा है? राज्य के पिछड़े, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े नागरिकों को, जैसे कि ST, SC, OBC, इसकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का राज्य को शक्ति प्रदान करता है। कि देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जाति धर्म
मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, तो यहाँ पे जाति के आधार पर हम विभेद करने जा रहे हैं, तो ये एक तरह से उसका उल्लंघन है, इसका जो हमने 15(1) में पढ़ा। लेकिन यह एक सकारात्मक उल्लंघन है, यह एक संरक्षणात्मक उल्लंघन है, क्योंकि ये लोग समाज से पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों को, इनको समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रोविजन किया गया है। 15(5) 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया, और इसमें प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों थे उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। इसके बाद देखिए 15(6) ये नया अभी जुड़ा है, 103 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, और ये कह रहा है कि आप देखिए कि 103 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण देने की बात 10%, जिसको हम लोग EWS जान रहे हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात शैक्षणिक संस्थानों में की गई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है 15 अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(6), ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये शैक्षणिक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जबकि ये दोनों जो ऑप्शन हैं हमारे आर्टिकल्स हैं यह एक रोजगार में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 15। हम इसको 2 पार्ट में आगे करेंगे। आज हम लोगों ने इसको समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 12, 13 एक सामान्य आर्टिकल थी जिसको समझा, और समानता के अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल को यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है, अनुच्छेद 14 व 15। अगले लेक्चर में हम इसी समानता के अधिकार का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रेक दे रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको, आप अपने सुझाव हमको ज़रूर बताएं। आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, आपके कोई भी सुझाव हो अगर लेक्चर्स को लेकर के। निश्चित रूप से कुछ बच्चों ने कहा था कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो हम एक बार आपको पूरा शुरू से कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, जितने भी इसमें स्लाइड बनी हुई हैं वो आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। तो हमने यहाँ से शुरू किया है, आप बिल्कुल स्लाइड लेते चलिए, मैं किनारे हूँ।